Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Good evening, please confirm if audio video is clear. All good. Okay, thank you. चलिए, let's start with the 19th lecture of set theory and algebra. कल हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी का इंट्रोडक्शन किया, क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या ग्रुपोइड, इसके बारे में डिस्कशन किया. सेमी ग्रुप क्या होता है ये देखा. ये क्या होना चाहिए सर? क्लोज्ड. सेमी ग्रुप होने के लिए क्या जरूरी है सर? क्लोज्ड भी होना चाहिए, प्लस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए. मोनोइड के लिए सर क्लोज्ड प्लस एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी. ग्रुप के लिए सर ये सारा का सारा तो होना ही चाहिए, प्लस इनवर्स. सर एबेलियन ग्रुप के लिए सर ये सारा का सारा तो है ही, प्लस कम्यूटेटिव. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, बस ये याद रखना है एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस. चलिए, तो आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जो मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम में दिए थे. फाइनाइट ग्रुप क्या होता है इसका डिस्कशन करेंगे, एंड इफ टाइम परमिट्स ये जो दो स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं इनका डिस्कशन करेंगे. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ये रिवीजन सर ये सारी चीजें थी क्या, ये सारे के सारे सेट थे. क्लोज्ड होना चाहिए सर, कोई बात नहीं सर, सारे देख लेते हैं. अगर किसी को किसी में डाउट है तो बता दो, अदरवाइज नो नीड. सारी चीजें आई होप ऑलरेडी हो चुकी हैं. ये इंपॉर्टेंट था क्या कि a non-empty set with respect to binary operation will asterisk will be a group if and only if asterisk is associative and this property a asterisk b inverse uh, belongs to the set for all the elements a and b belonging to set S. अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो मैंने बोला एसोसिएटिविटी एक्सक्लूसिवली डिफाइन करनी पड़ेगी. एंड ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये तीन चीजों को एक साथ स्पेसिफाई कर देती है कि सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, सेट के अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट के लिए, एंड सेट क्लोज्ड भी होगा. ये तीनों प्रॉपर्टी इससे डिफाइन की जा सकती है. तीनों के प्रूफ हमने कल देख लिए. एनी डाउट या शुरू करें? कोई कोई डाउट नहीं है सर. चलो शुरू करते हैं. तो ये था हमारा पहला होमवर्क प्रॉब्लम. व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो. सर क्यू एस्ट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड के ग्रुप में प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या प्रॉब्लम है? कौन सी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है? किस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है? क्यू एस्ट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड ग्रुप नहीं है, किस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है? क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे क्या प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी में? ग्रुप की प्रॉपर्टी? क्या ग्रुप की प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? बोलोगे?
अरे हाँ, क्यू एस्टिक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन समझ गया, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम में पता है मुझे? सर कैसे डिफाइन हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। पागल हो क्या? बाकी सारा समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड है? सुन लिया करो, है ना? मजाक नहीं चल रहा है, जीवन के अंदर थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। क्लोज है, ठीक है। क्या मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है? अर्नब, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है? यस, बहुत बढ़िया। क्या मल्टी सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर में एलिमेंट वन प्रेजेंट है? मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? वन। क्या सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर में वन भी होता है? क्या सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर में वन भी होता है अर्नब? क्या सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर में वन भी होता है कि नहीं होता है? तो आइडेंटिटी भी प्रेजेंट है। चलिए, अब इनवर्स, अगर आपके पास कोई एलिमेंट है p बाई क्यू, सर ये अगर एक रेशनल नंबर है तो क्या q बाई p भी एक रेशनल नंबर होगा? अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है तो क्या q बाई p भी एक रेशनल नंबर होगा? अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है तो क्या q बाई p भी एक रेशनल नंबर होगा अर्नब? अगर होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वन, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अगर p बाई क्यू और q बाई p दोनों हैं तो p बाई क्यू का q बाई p के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आइडेंटिटी आएगा। अगर आएगा तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। इसका मतलब हर p बाई क्यू के लिए q बाई p भी एग्जिस्ट करेगा सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर में, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोल दो। करेगा। अब क्या मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है ऑन दी रियल नंबर्स? क्या मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है ऑन दी रियल नंबर्स? क्या मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है ऑन दी रियल नंबर्स? तो आपने जीवन में सिर्फ अपने ही नहीं, लोगों के भी 5 मिनट खराब किए। शर्म आती है? अगर होता है, अगर ये सारी चीजों के लिए आप यस 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 बोल रहे हो, तो आपने अपने जीवन के, आपने खुद के 5 मिनट और लोगों के भी 5 मिनट खराब किए। कौन सी प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है तुमको? सबके लिए यस बोल रहे हो, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हो सर प्रॉपर्टी में दिक्कत हो रही है, प्रॉपर्टी याद ही नहीं रही है, बोलो ना। रिवीजन तो किया नहीं हमने, हमको तो उठ करके बोलना होता है कि एक डाउट है। रिवाइज किया? अर्नब रिवाइज किया? मुझे ऐसे गंदे डाउट्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप अपना दिमाग यूज ही नहीं करना चाहते। चलिए देखिए इसको, द आंसर विल बी, सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पर
किन्हीं भी दो ऑड नंबर को ऐड करूंगा, अगर मैं दो ऑड नंबर को ऐड करता हूं तो ऑड प्लस ऑड इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, एंड दी सेट बी इज दी सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विथ जीरो, set B is the set of all odd numbers with zero. So the problem is that अगर आप कभी भी दो odd नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट इवन आएगा, और वो इवन नंबर इस सेट बी में होगा ही नहीं, ठीक है। Therefore set B is not closed. With respect to ऑपरेशन एडिशन, तो जो सेट क्लोज्ड ही नहीं है तो वो ग्रुपॉइड ही नहीं है। अब जो ग्रुपॉइड ही नहीं है वो कभी भी सेमी ग्रुप बन सकता है क्या? नहीं सर। चलिए देख लीजिए सर, अगर मैं सेट ए की बात करूं, कोई भी दो ऐड नंबर ऐड, कोई भी दो नंबर को ऐड करो, इट विल बी क्लोज्ड, ठीक है। एडिशन इज एसोसिएटिव, तो सर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, कोई भी इसको आकर के ये नहीं बोल सकता कि ये सेमी ग्रुप नहीं है। सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कोई भी दो इवन इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सो इट विल बी क्लोज। कोई भी दो इवन इंटीजर्स मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट विल बी एन इवन इंटीजर। सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाइड है। सर यहाँ पर जब हमने पहली प्रॉपर्टी देखी क्लोज्ड, तो वो क्लोज्ड ही नहीं था, बात खत्म हो गई सर, आगे जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन, अगर कोई भी दो ऑड नंबर मल्टीप्लाई करोगे देन रिजल्ट विल बी ऑड नंबर ओनली। मल्टीप्लीकेशन के करस्पॉन्डिंग ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने से ऑड ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। एसोसिएटिव बच्चों वाले देखने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आई डोंट नो द आंसर, जल्दी से इसका आंसर बताओ। चलिए सर, कंसीडर सेट जेड एस्ट्रिक ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट 0 एंड 1। तो ऑल स्ट्रिंग्स ओवर द अल्फाबेट, ओवर द अल्फाबेट, इसका मतलब ऑल स्ट्रिंग के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग इज आल्सो इंक्लूडेड। ये पहली चीज थी कि आपको ये समझ में आया थी, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जिसको आप एप्सिलॉन बोलते हो, और कुछ यूनिवर्सिटीज में लैम्डा, दोनों ही आपकी सेम चीज है, ठीक है। तो द आइडिया इज क्वाइट सिंपल सर, अगर मैं कोई भी दो स्ट्रिंग लेता हूं 0 एंड 1 की, एंड इट विल बी स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1, सो सर इट विल बी क्लोज्ड। किसी को दिक्कत है अगर मैं ये बोलूं कि किन्हीं भी दो स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1 को कॉन्केटेनेट करूंगा तो स्ट्रिंग ऑफ 0 एंड 1 ही आएगा? यस सर, सो इट विल बी अ क्लोज बिकॉज इट इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 एंड 1। तो जो नहीं आएगी वो भी तो 0 1 की एक स्ट्रिंग है, तो वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगी। दूसरा सर, एसोसिएटिविटी, प्लीज टेल मी स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन इज एसोसिएटिव और नॉट? स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन इज एसोसिएटिव और नॉट? अगर नहीं भी चमकता है ना बेटा, तो एक कोई भी रैंडम एग्जांपल ले सकते हो, 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1, ये लिया होता, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में पहले इन दोनों को कॉन्केटेनेट करता फिर इसके साथ, ठीक है। या तो फिर मैं देखता कि पहले 0 1 1 1 मैं पहले इन दोनों को कॉन्केटेनेट करूंगा, कौन कौन, 1 0 1 1 प्लस 0 1 1, सो रिजल्ट विल बी व्हाट सर? पहले यहाँ से आता 0 1 1 1 0 1 1 एंड दिस विल बी कॉन्केटेनेट विद 0 1 1, सो रिजल्ट क्या आएगा? 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। यहाँ से क्या सर, पहले ये दोनों, ये तो एज इट इज रहता, और इनका कॉन्केटेनेशन होता 1 0 1 1 0 1 1, फाइनली रिजल्ट मिलता 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। दोनों सेम है सर, दोनों सेम है सर, दोनों सेम है सर, एसोसिएटिव होगा सर। आइडेंटिटी, एप्सिलॉन और लैम्डा,
बात समझो सर, अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है 0 1 1 1, इसको अगर मैं एप्सिलॉन के साथ कॉन्केटेनेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे जो रिजल्ट में मिलेगा वो जिस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेट किया है वही मिलेगा, राइट? सो आइडेंटिटी ऑल्सो एग्जिस्ट। नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर मैं किसी भी पॉजिटिव लेंथ स्ट्रिंग को दूसरी पॉजिटिव लेंथ स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेट करूं तो क्या रिजल्ट कभी भी 0 लेंथ की स्ट्रिंग, इसका मतलब एप्सिलॉन या लैम्डा आ सकता है? एप्सिलॉन या लैम्डा आ सकता है? नहीं सर। सो कैन आई से इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग। इनवर्स does not exist for any string except for empty string। empty string सर वो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा ही आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा ही आइडेंटिटी होता है। तो क्योंकि ये क्लोज्ड है इसलिए ये ग्रुपोइड या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, एसोसिएटिव है इसलिए सेमी ग्रुप भी है, आइडेंटिटी है इसलिए मोनोइड भी है, लेकिन ये ग्रुप नहीं है। सो क्या कह सकते हैं हम सर? ये चारों मिलकर के मुझे बताएंगी कि मोनोइड बट नॉट अ ग्रुप। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। इसका बताओ फटाफट से सर। यहां पर एक करेक्शन था, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n cross n over real numbers. What is the answer? क्या अच्छे से समझ में नहीं आया? क्या अच्छे से समझ में नहीं आया अथर्व जी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ये आता है आपको? बचपन के पापों का कोई कुछ नहीं कर सकता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट जीरो। डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट जीरो, सीधी सी कहानी थी। और ये जरूरी है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो है, क्या उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर। ठीक है। सो अगर डिटरमिनेंट जीरो हो तो आपकी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन हमने बोला कि ये सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, विल इट बी क्लोज्ड? अगर मैं दो ऐसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं दो ऐसी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो क्या जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उनका डिटरमिनेंट जीरो आ सकता है? ऐसी दो मैट्रिसेस जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हैं, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या रिजल्टिंग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ सकता है? अब आप में से कईयों का क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट डिफाइंड? बेटा अगर सारी की सारी मैट्रिसेस ऑर्डर n क्रॉस n की हैं तो सबका डिटरमिनेंट सबका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा और रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी ऑर्डर n क्रॉस n की होगी। याद आता है? इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n and B is a matrix of n cross w, then the result will be, then result AB will be a matrix of m cross w. But the idea is यहाँ पर ये भी n है, ये भी n है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए और रिजल्टिंग मैट्रिक्स n क्रॉस w होती है। ठीक है। अगर ये भी n है, ये भी n है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स n क्रॉस n होगी। कोई दिक्कत नहीं। क्या ही करते हो यार? कहाँ से तो आए हो? कौन से जमाने में तो पढ़ाई की है आपने? ठीक है। चले, तो अगर दो नॉन जीरो डिटरमिनेंट की मैट्रिसेस को इसका मतलब दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट भी नॉन सिंगुलर होगा और वो भी ऑर्डर n क्रॉस n की होगी। और क्योंकि यहां पर इट इज द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, इसलिए वो सेट के अंदर प्रेजेंट होगी, इसलिए वो
रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी आपके सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस में प्रेजेंट होगी। सेकंड, दूसरा सर एसोसिएटिव, कल ही बोला था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ डिफाइंड एंड वी नो इफ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n then a dot b will be defined and a dot b dot c will also be defined, right? So associativity property will hold true if all the matrices are of order n cross n. Clear? Option C, sir, identity will exist. आइडेंटिटी विल बी नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दी सेम मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस। सर फोर्थ वाला, सर इनवर्स। सर ये ठीक से समझ में नहीं आया, आपको बचपन ही समझ में नहीं आया, अपना दिक्कत ये है ना। सर इनवर्स की क्या कहानी होती है? सर इनवर्स की कहानी होती है कि अगर डिटरमिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या कहानी है? सर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore inverse will exist for every matrix, और हमको पता है it will also be a matrix of order n cross n। of order n cross n। सर लास्ट वाला हमको मालूम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या ठीक से समझ में नहीं आया था भैया? मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीजें जो आपके बचपन के पाप के अलावा किसी और चीज के ऊपर डिपेंड करती है? तो सर यहां तक ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इसके कारण मैं बोल सकता हूं नॉट एबिलियन, नॉट एबिलियन। सो the set of all non-singular matrices of order n cross n with respect to multiplication is a group but not an abelian group. Answer will be D। कौन था वो? अब देखो ना, एक जगह मैंने मैट्रिक्स इंक्लूड कर दिया, अगला ले लो फंक्शन इंक्लूड कर दिया। देखो पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, आप बोलोगे सर हमसे ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन नहीं बना, आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं। अगर आपके पुराने पाप होंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो इसको, अब जनरली वो जो क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर या तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो आपको पता है मैट्रिक्स विल बी कवर्ड इन लीनियर अलजेब्रा। अगर वो आपको फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं देन फंक्शन विल आल्सो बी कवर्ड इन सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा। हमने लास्ट में कवर किया ही है। ये आई दीपाली। बताइए आंसर। मधुसूदन जी डी कैसे होगा? ये क्या है सर? एस बी एनी फाइनाइट सेट एंड एफ एस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन सेट एस, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑन सेट एस। नाउ दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, जो लोग भी ए आंसर डी दे रहे हैं, दीपाली, मधुसूदन या फिर जिनका भी और आंसर है, मुझे बताओ क्या सारे के सारे फंक्शंस ऑन सेट एस बाइजेक्टिव हो? ये जरूरी है? क्या सारे के सारे फंक्शंस ऑन सेट एस बाइजेक्टिव हो? क्या ये जरूरी है? ऑल फंक्शंस ऑन सेट एस नीड नॉट बी बाइजेक्टिव। समझ में आता है? क्या सारे के सारे फंक्शंस ऑन सेट एस बाइजेक्टिव हो? ये जरूरी है? नहीं सर। और अगर बाइजेक्टिव ही नहीं है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं उन फंक्शन के लिए जो बाइजेक्टिव नहीं है। वो सारे फंक्शंस ऑन सेट एस जो बाइजेक्टिव नहीं है उनके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला था हमारा क्लोज्ड, तो ये हम लोगों ने देखा। सो लेट्स अज्यूम f1 इज अ फंक्शन फ्रॉम s
2s and f2 is a function from s to s, then we know f1 of f2 will also be defined from s to s, therefore closed. क्योंकि आपका जो कंपोजिशन के बाद रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो भी फ्रॉम सेट एस टू सेट एस ही है भैया यार। दूसरा, फंक्शन कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, पूरा डिफाइन किया था। चलो तीसरा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट विल ऑल्सो बिलोंग टू, आइडेंटिटी फंक्शन on set S will also on set S will also belong to set of all functions on set S. तो यस आइडेंटिटी सर हमको पता है इसमें क्या होगा। therefore अगर आप कभी भी हट जा रहे भाई, therefore अगर आप किसी भी फंक्शन f जो डिफाइंड है S to S, अगर आप उसका कंपोजिशन करोगे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट S से तो आपको फंक्शन f1 ही मिलेगा, ठीक है, क्लोज। तो चौथा, ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी फंक्शन नीड नॉट बी बाइजेक्टिव। Therefore, inverse need not exist. For every element of set Fs। क्या समझ में आया? टर्मोनॉइड तो है बट नॉट अ ग्रुप। क्या भाई? ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन सी। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। बी करेक्ट। चलिए तो सबसे पहला देखते हैं क्या ये क्लोज्ड होगा, क्या ये क्लोज्ड होगा। सर यहाँ पर फंक्शन देखो, लेट z बी दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दी बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक इज डिफाइंड एज कि अगर दो एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी देता है, तो वो मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी देता है। अलग अलग चला गया है, इसको एक लाइन में होना चाहिए था, but that's fine। वो मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी देता है। देन द स्ट्रक्चर of set of all integers with respect to this operation max of ab is। सर अगर कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो मैक्सिमम उन्हीं दोनों में से एक एलिमेंट होगा, तो अगर एलिमेंट सेट में बिलोंग करते थे तो मैक्सिमम भी उनका सेट में बिलोंग करेगा। चलिए सेकंड, एसोसिएटिव, अगर आपके पास तीन एलिमेंट है तो किसी भी ऑर्डर में मैक्सिमम ऑपरेशन अप्लाई करो, उन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सर सी वाली बात होती है आइडेंटिटी, सी वाली बात होती है आइडेंटिटी। माय क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, व्हाट शुड बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका किसी भी दूसरे एलिमेंट x के साथ, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जिसका किसी भी दूसरे एलिमेंट x के साथ मैक्सिमम निकालो तो आपको रिजल्ट x ही मिले। सर ये दुनिया का सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए, ये दुनिया का, इट मस्ट बी the smallest integer in the world or universe, it must be the smallest integer। अच्छा बेटा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर में नेगेटिव तो जा ही नहीं रहे हैं, है ना अतुल कांत तिवारी जी, हम तो डेफिनेशन ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इट मस्ट बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर, बट अब आप बोल रहे हो सर नेगेटिव इंफिनिटी, डज इंफिनिटी एग्जिस्ट, डज इंफिनिटी एग्जिस्ट? नो सर,
It must be the smallest integer and it does not exist. And it does not exist. Therefore, does not exist. Not a monoid. Therefore, not a monoid. सर ये दोनों तो थे सेमी ग्रुप, है ना, सेमी ग्रुप बट नॉट अ मोनोइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट आर द आंसर्स? करेक्ट, सही जा रहे हैं आप लोग. चलो, जिन लोगों को नहीं समझता है उनके लिए सॉल्व करेंगे. सर बोला क्या हुआ है? लेट क्यू एस्ट्रिक विद द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. अब फिर मुझसे बोलोगे सर आपने तो क्यू एस्ट्रिक बोला था कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स. मैंने आपको क्लियरली बोल रहा था कि मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में किसी और चीज का यूज किया जाएगा तो वो डिफाइन किया जाएगा. इन्होंने अगर बोला दैट क्यू एस्ट्रिक इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो आपको मानना पड़ेगा कि आज से क्यू एस्ट्रिक सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, सो क्यू एस्ट्रिक विद द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज डिफाइंड एज व्हाट, कि अगर दो एलिमेंट ए एंड बी पे बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूं एस्ट्रिक, देन द रिजल्ट इज ए बी बाई 3 फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ दिस पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. नाउ सबसे पहला है हमारा आइडेंटिटी. हमको पता है कि ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल्स टू ए, ये होता है. ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें ए एस्ट्रिक ई विल बी व्हाट, तो इन्होंने ये बोला, हाँ 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 सर, ए एस्ट्रिक ई शुड बी इक्वल्स टू ए. लेकिन व्हाट विल बी ए एस्ट्रिक ई? सर ए एस्ट्रिक ई विल बी ए इंटू ई बाई 3 and this should be equals to a. So if this 2 gets cancel out, you will get e equals to 3. You will get identity element equals to 3. तो दूसरा है सर, हमको पता है a और a के इनवर्स का ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. तो हमने बोला a और a के इनवर्स का ऑपरेशन हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स बाई 3 और इसकी वैल्यू होगी आइडेंटिटी एलिमेंट 3 के इक्वल. सो सर a इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? सर a इनवर्स विल बी 9/a. क्या ही कष्ट था. जो इंसान सोचेगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी. जो इंसान सोचेगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी. मेक सेंस? कोई डाउट? नहीं सर. चलिए, which of the following statement is are not true? क्या बोला था मैंने? k is any fixed positive integer, right? So whatever the value of k, but you understand कि हमारा जो ऑपरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये बोल रहा है कि अगर ये सारे के सारे नंबर्स हैं तो ये एक ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. देखते हैं सर क्या ये क्लोज होगा. टेक एनी टू इवन मल्टीपल्स ऑफ k and add them, you will get the even multiple of k. Take any two even multiple of k and add them, you will get even multiple of k. So it is closed. सर दूसरा, सर एडिशन एसोसिएटिव तो होता ही है सर. एडिशन एसोसिएटिव तो होता ही है सर. एंड आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज जीरो. जीरो बिलोंग टू सेट, राइट? आइडेंटिटी जीरो
or basically its identity with respect to addition. Zero belong to set. For inverse, so plus 2k, inverse of 2k will be minus 2k and so on. तो सर यहाँ पर तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो ये तो ग्रुप है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मुझसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो यहाँ समझ में आ गया सर. सर दूसरे वाले को देखते हैं. सर दूसरा, सर इट इज द सेट x containing the element such that x is a real number and x is between 0 and 1. x is between 0 and 1. 0 नहीं है. अगर 0 होता तो मैं आंख बंद करके बोल देता कि ये ग्रुप नहीं है, बिकॉज इन अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 0 कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस. 0 कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस. तो सबसे पहली बात करते हैं क्लोज. अगर कोई भी दो नंबर चूज करता हूं बिटवीन 0 एंड 1, तो क्या मल्टीप्लिकेशन भी 0 एंड 1 ही आएगा? बिटवीन 0 एंड 1 ही आएगा. यस सर, टेक एनी टू नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1. सर दूसरी बात करते हैं. सर ये तो एसोसिएटिव होगा क्या? हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है. हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है. सर क्या है आइडेंटिटी होगा? तो तीसरी चीज समझ में आई, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. वन बिलोंग टू दी सेट, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है. लेकिन इनवर्स की बात करते हैं तो हमको समझ में आएगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर वन. क्या समझ में आएगा सर? व्हाट विल बी इनवर्स ऑफ 0.5? सर इनवर्स ऑफ 0.5 विल बी 2 व्हिच डज नॉट बिलोंग टू सेट. अगर मुझे 0.5 का इनवर्स चाहिए तो वो 2 होना चाहिए था, लेकिन वो तो सेट में है ही नहीं. ठीक है सर. 2 रेस पावर एन. सर इस सेट की बात करो, ये सेट कुछ इस तरीके का है. इसके अंदर नेगेटिव से लेकर 2 रेस पावर -3, 2 रेस पावर -2, 2 रेस पावर -1, 2 रेस पावर 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 0 भी इंटीजर है. 2 रेस पावर 1, 2 रेस पावर 2, 2 रेस पावर 3 एंड सो ऑन. तो नेगेटिव ऑफ 2 रेस पावर -∞ टू और 2 रेस पावर -∞ टू प्लस 2 रेस पावर -∞ तक के 2 रेस पावर प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स इसके अंदर हैं. अब मुझे देखना है कि क्या ये क्लोज है. तो आपको समझ में आता है कि सर 2 रेस पावर p इंटू 2 रेस पावर q इज इक्वल्स टू 2 रेस पावर p प्लस q. नाउ वी नो if p comma q belongs to integers, then p plus q belongs to integers. So ये था फर्स्ट, therefore closed. आया ना? अगर कोई भी दो नंबर लेता हूं 2 रेस पावर p इंटू 2 रेस पावर q, 2 रेस पावर p इंटू 2 रेस पावर q, तो वो जाएगा 2 इंटू 2 रेस पावर p प्लस q. और p एंड q इंटीजर हैं तो p प्लस q इंटीजर हैं. तो ये सेट ऑफ ऑल सच नंबर्स हैं सच दैट 2 रेस पावर एन इंटीजर. तो p प्लस q एक इंटीजर है तो वो भी सेट में होगा. सर इफ अ सेट कंटेन्स नेगेटिव नंबर इट इज स्टिल एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. यस जी. क्यों नहीं? ऑपरेशन तो एडिशन ही है ना. कहाँ चले जा रहे हो? ऑपरेशन अपनी प्रॉपर्टी नहीं बदलता. तुम्हारे जैसा नहीं है कि आज समझ में आया कल भूल गए. वो याद रखता है कि मैं एसोसिएटिव ही हूं. ठीक है, चलिए. क्यों भाई, वो अपनी प्रॉपर्टी को क्यों छोड़ेगा? बेचारे ने क्या बुरा किया है? सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, आइडेंटिटी 2 रेस पावर 0 इक्वल्स टू 1 बिलोंग टू सेट. देयरफॉर आइडेंटिटी इज प्रेजेंट. चौथा इनवर्स बात करो. सर फॉर 2 रेस पावर p there exists another integer minus p, that this 2 will become 2 raised power 0 equals to 1, which is identity. Therefore inverse exists for every element of the set. चारों प्रॉपर्टी वैलिड है सर, चारों प्रॉपर्टी वैलिड है. तो अगर प्रॉपर्टी वैलिड है, अरे हट जा यार, तो ये ग्रुप होगा. ट्रू.
True. This one is false. Correct answer will be option B. Any doubt? तुम्हारा नंबर भी आएगा। आगम तुम भी नहीं छूटे हो, चमन तुम भी नहीं छूटे हो, तुम सबका नंबर आया, इसलिए किसी की मजाक मत किया करो। ये हक सिर्फ मेरा है, मैंने किसी को नहीं दिया है। ठीक है, तो आप लोग उसके अंदर खुशी ढूंढो, लेकिन वो आपको लिखने का हक नहीं है, तो मत लिखो। चले, आई होप सब कुछ क्लियर है। सारे जितने भी होमवर्क प्रॉब्लम दिए थे वो सारे के सारे यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाते हैं, तो लोगों को बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि जो कल हमने डिस्कशन किया था उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और हमको उनको कैसे हैंडल करना होगा। मेक सेंस? चले, एक और दूसरी चीज देखो सर, अभी तक मैंने जितने भी सेट देखे ना, अभी तक मैंने जितने भी सेट देखे हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट साइज के हैं। महाराज उल्टी सीधी बातें मत करो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी सेट देखे सर, इनफाइनाइट सर, सारे के सारे इनफाइनाइट एलिमेंट, इनफाइनाइट एलिमेंट सर, जितने भी सेट देख रहा था अभी तक वो सारे के सारे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट सेट है सर। ठीक है, तो अभी तक जितने भी सेट देखे वो सारे के सारे इनफाइनाइट सेट थे। तो इनफाइनाइट सेट के करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप बना उसको हमने बोला इनफाइनाइट ग्रुप। उसको हमने बोला नाम नहीं दिया, लेकिन उनको हमने अभी तक इनफाइनाइट ग्रुप ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो सेट्स थे उनकी कार्डिनलिटी नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट बोल सकते हो। ठीक है, अब जो बात आती है वो है फाइनाइट ग्रुप की, कि क्या ऐसे ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जिनके अंडरलाइंग सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। क्या ऐसे ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जिनके अंडरलाइंग सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो? तो सोचते हैं। ठीक है, क्या होगा फाइनाइट ग्रुप? सो सबसे पहली डेफिनेशन तो ये, ग्रुप विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट। Group with finite number of elements in the underlying set, I would rather say. As a called a finite group. चलिए, let's assume let G is a finite set. सुन लो अच्छे से। Let G is a finite set and the set G with respect to binary operation asterisk is a group. Is a group. Then order of group G is defined as, or I would rather say, order of group G is denoted by, हट जाओ सब, is denoted by order of G, and it is defined as order of group G is nothing but the cardinality of set G. Order of group G is nothing but cardinality of set G. It is nothing but number of elements in set G. कम का तो सबसे बड़ी कहानी तो ये थी कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? फाइनाइट होने चाहिए आपके सेट के अंदर। तो कुछ ग्रुप्स को देखने की कोशिश करते हैं जो फाइनाइट ग्रुप्स हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है 0, द सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0 इज अ फाइनाइट ग्रुप, इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर। सर कितने एलिमेंट है इस सेट में? कितने एलिमेंट है इस सेट में सर? 1 एलिमेंट। So this is a finite group of order 1 with respect to binary operation addition. चलिए, सबसे पहले तो ये देखो सर,
बताओ तो क्या ये ग्रुप है? जीरो को कितनी भी बार ऐड करो जीरो के साथ जीरो ही मिलेगा, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। ठीक है, एडिशन एसोसिएटिव होता है, सेकंड प्रॉपर्टी भी ट्रू। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज जीरो व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट। इनवर्स ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन विल बी जीरो इटसेल्फ, इसका मतलब एलिमेंट का इनवर्स भी प्रेजेंट है। मेक सेंस? तो ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, और इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो वन है, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अंडरलाइंग ग्रुप इज ओनली वन। नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं सर। तो अगर मैं एलिमेंट वन ले लूं, देन वन इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर वन विथ रिस्पेक्ट टू, इस बार बाइनरी ऑपरेशन हमने कर दिया मल्टीप्लीकेशन। ओके, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखो सर, अगर मैं एक सेट लेता हूं जिसके अंदर दो एलिमेंट लेता हूं वन एंड माइनस वन। सर माइनस वन एक अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। नाउ माय क्वेश्चन इज, कैन यू डिफाइन एनी अदर, सुन लो अच्छे से, क्या आप मुझे इन तीनों सेट के अलावा कोई और सेट ऑफ रियल नंबर्स बता सकते हो जो फाइनाइट है और ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन? क्या है ऐसा कुछ? क्या ऐसा कोई एलिमेंट है, क्या कोई ऐसा सेट ऑफ रियल नंबर्स है जो फाइनाइट हो एंड ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता, सॉरी गाइस, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन? देखो एडिशन के अंदर तो सिर्फ जीरो है, क्योंकि अगर आपने कोई भी एक एलिमेंट x यूज किया और जो जीरो नहीं है, तो आपको पता है x प्लस एक्स को सेटिस्फाई कराने के चक्कर में 2x डालना पड़ेगा, 2x प्लस एक्स को सेटिस्फाई कराने के चक्कर में 3x डालना पड़ेगा, 3x प्लस एक्स को सेटिस्फाई कराने के चक्कर में 4x डालना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते करते, अल्टीमेटली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते करते ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। सिमिलरली वन एंड माइनस वन तक तो ठीक है, क्योंकि वन को किसी अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करो वन ही आएगा, वन माइनस वन को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करो वन एंड माइनस वन ही आएगा। यही तीन सेट है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन के सेट में वन या माइनस वन के अलावा कोई और एलिमेंट डाला और ऑपरेशन अगर मल्टीप्लीकेशन है, तो वो अल्टीमेटली इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, वो अल्टीमेटली इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। क्यों? आपने मान लो कि कोई भी डाल दिया टू, तो टू को सेटिस्फाई कराने के लिए टू रेज पावर टू, टू इंटू टू इज टू फोर, तो फोर आ गया, तो उसने बोला टू इंटू फोर इज एट भी होता है, एट भी डालो, फोर इंटू फोर 16 भी होता है, वो भी डालो, तो भी डालते जाओ, जीवन भर डालते जाओ, आपके एलिमेंट डालना खत्म नहीं होंगे, आपका भगवान का बुलावा जरूर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। दिस आर दी ओनली थ्री ग्रुप्स ऑफ रियल नंबर्स, the above three are the only three groups of real numbers with respect to multiplication or addition. So about three groups are the only groups of real numbers or the only finite groups about three groups are the only finite groups of real numbers with respect to addition and or multiplication. चलो बेटा, याद रखिएगा इनके अलावा कोई और है ही नहीं सर, इनके अलावा कोई और है ही नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखो सर, जीरो इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वन इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो दे विल ऑलवेज फॉर्म अ ग्रुप।
सुन लीजिए, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी ये है कि उसको खुद के साथ या किसी के साथ भी अप्लाई करो तो वो जो नंबर के साथ अप्लाई कर रहे हो वही कर रहे हो, तो खुद खुद वही देगा। तो खुद को खुद के साथ अप्लाई करोगे तो वो जो है वही देता रहेगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी कभी भी डिससेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, सो माय क्वेश्चन इज कि सॉरी माय नोट इज कि अगर ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, तो नोट if E is the identity element with respect to one or with respect to any associative, associative नहीं है तो ग्रुप की प्रॉपर्टी को पंगा होता है, any associative binary operation, and associative लिखने की जरूरत भी नहीं है, with respect to any binary operation asterisk if E is the identity element with respect to any binary operation asterisk, then set containing element E is always a finite group of order 1 with respect to multiplication. मल्टीप्लीकेशन क्यों लिख रहा है भाई? विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक। ये हमेशा ही एक ग्रुप होगा, इसके अंदर कभी भी देयर इज नो एक्सेप्शन। चलिए, अब हमको ये समझ में आ गया, अब हमको ये समझ में आ गया कि सर सिर्फ यही तीन ग्रुप्स हैं रियल नंबर्स के, तीन फाइनाइट ग्रुप्स हैं रियल नंबर्स के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड और मल्टीप्लीकेशन। तो अगर अब मुझे और फाइनाइट ग्रुप्स बनाने हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे और फाइनाइट ग्रुप बनाने हैं तो आई हैव टू चॉइसेस। क्या सर? या तो मैं रियल नंबर से कहीं और चला जाऊं, इसका मतलब रियल नंबर से दूसरे टाइप के नंबर के ऊपर चला जाऊं, या तो फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं ऑपरेशन एडिशन या मल्टीप्लीकेशन से स्विच करके और दूसरे ऑपरेशन डिफाइन करूं। ठीक है, दिस आर दी ओनली थ्री फाइनाइट ग्रुप्स ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एंड और मल्टीप्लीकेशन। तो इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। अगर आपको अब कोई और ग्रुप बनाना है, फाइनाइट ग्रुप बनाना है रियल नंबर का, तो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन या एडिशन के अलावा कुछ और लेने पड़ेंगे। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन के अलावा ही कोई और फाइनाइट ग्रुप बनाना है तो आपको रियल नंबर से स्विच करके किसी और टाइप के नंबर के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ओके सर, ये तो एक नोट हुआ। मैं एक और नोट आपको देना चाहूंगा, यहां पर समझना सर। अभी एक चीज समझ में आई कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर वन का इनवर्स क्या होगा? इस ग्रुप के अंदर वन का इनवर्स क्या होगा? तो इस ग्रुप के अंदर वन का इनवर्स वन होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो अगर ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप है तो फिर माइनस वन का इनवर्स क्या होना चाहिए? अगर ये ग्रुप है तो फिर माइनस वन का इनवर्स क्या होना चाहिए? सर माइनस वन का इनवर्स माइनस वन को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस वन का इनवर्स वन हो जाए तो वन का इनवर्स माइनस वन होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद होगा। तो अगर माइनस वन का एलिमेंट वन हो जाए तो फिर वन का एलिमेंट माइनस वन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो इफ एट ऑल दिस द केस दैट इट इज अ ग्रुप, तो हमको ये पता है कि दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और मुझको पता है कि वन का इनवर्स हमेशा वन ही होता है, तो फिर माइनस वन का इनवर्स कौन बनेगा? सर फिर माइनस वन का इनवर्स इसको खुद को माइनस वन को बनना पड़ेगा, माइनस वन का इनवर्स खुद माइनस वन को बनना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ट्रू है, ये किसी भी जनरल ग्रुप ऑफ ऑर्डर ट्रू में, ऑर्डर टू में ट्रू होगा। अगर आपका फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर टू का, इन अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, हर एलिमेंट खुद का इनवर्स होगा, इट इज गारंटीड, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली खुद का इनवर्स बनना पड़ेगा। अगर वो नहीं बना तो फिर वो ग्रुप ही नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए, सो व्हाट डज इट से? in a group or in a finite group of order 2, in any finite group of order 2,
in any finite group of order 2, every element is inverse of itself. याद रहेगा रीजन? रीजन याद रहेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट को खुद का इनवर्स होना पड़ता है। आइडेंटिटी एलिमेंट को खुद का इनवर्स होना पड़ता है, एंड अगर ऐसा है तो दूसरे एलिमेंट को भी खुद का इनवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे एलिमेंट का इनवर्स ही एग्जिस्ट ना करे। चलिए सर, यहां तक तो ये चीजें हो गई, और देखते हैं और देखेंगे। नोट के लिए आपके पास स्लाइड थी पर आपने उसका यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई आपको क्या ही कह सकता है। चलो और देखें। तो सबसे पहले मैं कुछ फाइनाइट ग्रुप्स डिफाइन करने की कोशिश करता हूं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो रियल नंबर्स के नहीं होंगे। तो क्या आपको पता है दैट व्हाट आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आई होप बचपन का ये वाला चीज पता होगा, दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्राइम खुद का, ये प्राइम कहां से आया? प्राइम कहां से आया? क्या है प्राइम? क्या है प्राइम? कौन है प्राइम? किसने प्रूव करा था? किसने प्रूव करा था कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है? आपने किया है? हाँ, तो आगम उसका क्या करें? ऑपरेशन के बिना आप ऐसी गंदी बातें नहीं कर सकते, है ना आगम जी? ऑपरेशन डिफाइन किए बिना आप ऐसी गंदी बातें नहीं कर सकते कि वो खुद का इनवर्स होगा, जरूरी थोड़ी ना है। और सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं ये भी आपको अभी पता नहीं, तो ऐसी आधी आधी बातें नहीं करोगे। तो दस दी आइडिया, समझने की बात करो। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अगर आप इसका बेसिक लॉजिक समझ भी लोगे तो किसने ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आयोटा नाम रखने वाले कौन थे, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सच मान के चलना है कि ये भाई है। और हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, किसी ने बहुत ज्यादा जाकर के पीएचडी करी तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी तक ही जाता है, सिक्स तो पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, सो दिस दी आइडिया। वहां तक नहीं जाएंगे हम कि इसके प्रूफ पे ले चलो सर, मुझे भी नहीं आता ऑनेस्टली बताऊं तो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जो चीज नहीं आती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको मान के चलना पड़ता है। एप्पल नीचे ही गिरता है, मान के चलना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मान के चलना पड़ता है। अब कैसे प्रूव करें उसको कि वो नहीं है, या चेक करने जाएं? नहीं भाई, यूनिवर्सल फैक्ट्स को मान के चलो, वो रटने ही पड़ते हैं ना, उनका कोई और लॉजिक नहीं है। हमको नई रिसर्च थोड़ी ना करना है। चलो, सो दैट्स द आइडिया। फाइनाइट ग्रुप की बात करते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो हम एक चीज बोल सकते हैं, द सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर अ फाइनाइट ग्रुप of order 3 with respect to multiplication. Please, that's okay. सर हमको एक चीज पता है, क्या पता है? बस
ओमेगा क्यूब इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1। अब बोलो सर ये नहीं मालूम तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, टॉप वॉच लेके ही निकाले ना, और क्या करोगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप बोलोगे सर हम ग्रेविटी निकाले थे। हमारे कॉन्सेप्ट ही खराब है। आपको जेन्युइनली एक चीज बताता हूँ, ग्रेविटी निकाले थे, आप बोलोगे कि स्कूल में, है ना हिमांशु। एक चीज बताता हूँ, आपने ग्रेविटी निकाली उसी बेसिस पे टॉप वॉच लेकर के, और आपने एक इक्वेशन लगाई कि कितनी देर के अंदर ये आया। मुझे बताओ वो इक्वेशन डिराइव कैसे हुई, मुझे बताओ वो इक्वेशन डिराइव कैसे हुई। अगेन हम जो चीज फैक्ट है उन्हीं का यूज करके और बोलते हैं कि देखो हमने कुछ नया डिराइव किया, नहीं होता है। आपने जिस चीज के आपने जो इक्वेशन लगाई वो खुद अपने आप में, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, याद इसलिए नहीं है कि वो भी न्यूटन की ही इक्वेशंस हैं जो उसी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिराइव होती हैं। तो दैट्स दी प्रॉब्लम कि आप जिस चीज को प्रूव करना चाह रहे थे आप उसका यूज कर रहे थे। आप जिस चीज को डिटरमाइन करना चाह रहे थे आप उसको प्रूव कर उसी चीज का यूज कर रहे थे, उसी को क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे कि हाँ देखो उसने जो बोला है वो सही है और उसकी इक्वेशन होल्ड करती है। दैट्स व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू। आप उसको नहीं निकाल रहे थे, सो डोंट से कि सर हमने ग्रेविटी निकाली थी अपनी क्लास में। दैट्स द बेसिक थिंग कि वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। दो तीन बार एक ही एक्सपेरिमेंट करके नहीं 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 जनरलाइज नहीं किया गया, इक्वेशन देने वाला कोई और था। उसने इक्वेशन दी, उसने कैसे सोचा, उसने क्या मैथ्स किया वो उसके दिमाग में था, इसीलिए तो वो न्यूटन है, आप और मैं नहीं, है ना। उसने वो इक्वेशंस डिफाइन की जिसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, और हमको लगता है देखो हमने कुछ निकाला, देखा वो इक्वेशन लगाई तो ये ग्रेविटी की वैल्यू है। अरे वो दोनों एक ही चीज से डेराइव हुई है और एक ही बंदे ने दी है, उसने उसको कोरिलेट किया है, वो हमको नहीं पता है कि उसने क्या सोचा था। आज हम उसको प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि उसने जो वैल्यू दी थी उनको एक्चुअल में वैलिडेट किया है एक्सपेरिमेंट कर करके कि हाँ उसने जो बोला है वो सही है ना। हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं, ये समझो। ओके एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिस्कशन, कौन चोर है कौन नहीं, वो आप कर सकते हो। बिकॉज आई एम, मैं शायद आप उस जमाने में पैदा हुए होंगे, आपने लोगों ने जो कहा है वो सुना होगा, मैं नहीं था उस टाइम पे, इतना बूढ़ा नहीं हूँ, बाल सफेद हो गए हैं तो इतना मुझे याद नहीं है, शायद आप हुए होंगे तो मैं कह नहीं सकता। चलिए एनीवे फालतू की बातों से वापस आ जाते हैं। मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था, आप मुझे कहीं और लेकर के जा चुके हैं, इससे हमारा ध्यान पूरी तरह से भटक जाएगा, तो हम यहीं पर रहते हैं। ठीक है, चलिए दी सेट ऑफ क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। So the idea is the moment we know that cube omega cube is equals to 1, if we know that omega cube is equals to 1, तो पहली चीज हम लोगों के समझ में आती है, will it be closed? नो मैटर आप इसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तीन नंबर को, जैसे ही पावर ओमेगा रेस पावर 3 से ऊपर जाएगी, जैसे ही पावर ओमेगा रेस पावर 3 से ऊपर जाएगी वो वापस से 1 हो जाएगा। इसका मतलब वो वापस से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो ज्यादा सोचते नहीं, हमको पता है कितनी भी बार 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो द रिजल्ट विल बी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा कुछ और आने वाला है नहीं। दूसरी चीज हमको ये पता है कि सर मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर व्हाट एवर द टाइप ऑफ नंबर। सो तीसरा इज आइडेंटिटी 1 बिलोंग टू सेट, और हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिलोंग्स टू
चौथी चीज सिर्फ रह जाती है, उसका डिस्कशन करना है। फोर्थ ये बात करेंगे इनवर्स। हमको नहीं पता कौन किसका इनवर्स है, हमको जल्दी थोड़ी थोड़ी चीजें तो पता है, थोड़ी थोड़ी चीजें तो पता है, ठीक है, लेकिन अब हम एक ऐसी चीज यूज करते हैं जिसका यूज हम कहीं पर भी, ऐसी चीज डिफाइन करते हैं जिसका यूज हम कहीं भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट इनवर्स जरूरत पड़ेगी नहीं हमको, बट क्वेश्चंस आते हैं जब हमको वैल्यूज ना पता हो, ऑपरेशन ना पता हो, तब हमको इसी चीज का यूज करना पड़ेगा। हमारे पास तीन एलिमेंट है, एक है वन, दूसरा है ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी है वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर यह है ऑपरेशन। Multiplication. Now let's look at the simple value. 1 multiplied by 1 will be 1. 1 multiplied by omega will be omega. 1 multiplied by omega square will be omega square. Okay, sir. Omega multiplied by 1 will be omega. Omega multiplied by omega will be omega square. Omega multiplied by omega square will be omega cube. Omega square multiplied by 1 will be omega square. Omega square multiplied by omega will be omega raised power 3. ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा रेज़ पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं। सर दिस 1 इज एक्चुअली द आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस ओमेगा क्यूब इज ऑल्सो 1 विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस ओमेगा क्यूब इज ऑल्सो 1 एंड इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो टेबल मैंने बनाई है, इस टेबल को बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। क्या बोलते हैं? इस कंपोजिशन टेबल के बेसिस पे आप इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर कैसे? जहां जहां पर भी, प्लीज रिमेंबर, जहां जहां पर भी आपके आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाई देंगे, जहां जहां पर भी आपके आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाई देंगे, उसके बेसिस पे आप बता पाओगे कि कौन किसका इनवर्स है। तो यहां से क्या समझ में आया? सर यहां पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इससे हमको पता चलेगा इनवर्स ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 1। दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट सर ये यहाँ पे है, कलर दूसरा ले लो सर, कलर दूसरा ले लो। इस वाले से हमको पता चलेगा इनवर्स ऑफ ओमेगा। सर आइडिया क्या है? सर आइडिया ये है कि जिस भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर, सर यहां से भी बोल सकता हूं, अगर ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा होगा। लेकिन इसको क्या हम कंपोजिशन टेबल में भी देख सकते हैं, अगर ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है तो इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर विल बी ओमेगा। बट देखो ओमेगा स्क्वायर किस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट देता है? सर ये ओमेगा के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट देता है अल्फा का इनवर्स बीटा स्क्वायर। सर जैसे ओमेगा टर्म आया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, आयोटा भी लाएंगे हम, क्या मतलब कुछ भी करते हो। वेल नोन फैक्ट्स जो आपने अपने बचपन में पढ़े हैं वो कहीं भी यूज हो सकते हैं, डिस्क्रीट छोड़ो सीओए में भी लगा सकता हूं मैं। ये तो फिर भी मैथ्स का ही पार्ट है, और वो भी मैथ्स का पार्ट है सर। सेमेस्टर 5 में मार्क का एक क्वेश्चन आया था, फालतू की बातें करोगे। कंपोजिशन टेबल, सर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? रूट निकालते हो, रूट रूट निकालते हो ना, जिस तरीके से स्क्वायर रूट निकालते हो, तो किसी एलिमेंट का स्क्वायर रूट निकालते हो। तो
यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसी भी आपकी जो इक्वेशन है उसके रूट्स जहां पर वो जीरो देते हैं, इसका बेसिक सा फंडा ये है कि सर एक चीज याद रखना सर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ऑलवेज। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो सर आपके तीन रूट्स ऑफ यूनिटी, तीन का मतलब है क्यूब, तीन का मतलब है क्यूब, थ्री रूट्स ऑफ यूनिटी। ऐसे कौन से तीन डिवीजन है यूनिटी के सच दैट अगर आप उनको देखो तो उनके बेसिस पे आप उसके रूट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये आप बोलोगे कि सर ये तो दिखाई नहीं दे रहे, तो ये है ही इमेजिनरी, ये रियल नंबर है ही नहीं, ये रियल नंबर है ही नहीं। जैसे आप एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन लेकर के उसके रूट निकालते हो तो वहां पर बात समझ में आती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं वन के दो रूट्स कौन कौन से हैं? वन के दो रूट्स कौन कौन से हैं? वन के दो रूट्स कौन कौन से हैं? वन एंड माइनस वन। क्यों? क्योंकि वन एंड माइनस वन का वो उसके दो रूट है, इसका मतलब उसकी पावर स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वन मिल जाएगा। रूट, टू रूट्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी वन एंड माइनस वन, क्यू रूट ऑफ यूनिटी। सर ऐसे रूट्स जिनकी पावर क्यूब करो तो आपको वन मिल जाए, ऐसे रूट्स जिनकी पावर क्यूब करो तो आपको वन मिल जाए, दोस आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ऐसे चार रूट जिनको एडिशन करने पे रिजल्ट जिनकी पावर फोर लगाने पे रिजल्ट वन मिलता हो। लेकिन इन सब की एक कहानी ये है कि ये जो रूट्स हैं इनका समेशन जीरो के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज दे आर रूट्स जहां पर वैल्यू जीरो होती है। तो दैट्स द आइडिया कि ये इमेजिनरी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली 1 प्लस माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, 1 प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा इक्वल्स टू जीरो। यहां पर समझ में आता है टू रूट्स, इसका मतलब वन की पावर टू विल बी वन, माइनस वन की पावर टू विल बी वन, वन की पावर थ्री विल बी वन, ओमेगा की पावर थ्री विल बी वन, ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री विल ऑल्सो बी वन, वन की पावर फोर विल बी वन, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी माइनस वन की पावर फोर विल बी वन, आयोटा रेस पावर फोर विल बी वन, माइनस आयोटा रेस पावर फोर विल ऑल्सो बी वन। So that's what the root, cube root, fourth root, etc. means in this scenario. ठीक है, बट ये इमेजिनरी है, किसी ने इनको टर्म इनको कॉइन कर दिया है इन टर्मिनोलॉजीज को और हम इन्हीं के साथ काम करते हैं। नहीं है, मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये इमेजिनरी है। आयोटा की है माइनस वन, लेकिन वो भी अंडर रूट ऑफ माइनस वन, लेकिन वो भी इमेजिनरी है। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आयोटा। फालतू की बातों में मत घुसो। आयोटा इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन। व्हाट इज दी अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू? कैन यू कैलकुलेट? अंकुर, अंकुर कैन यू कैलकुलेट अंडर रूट ऑफ माइनस वन? तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होना इररिलेवेंट है क्योंकि ये है इमेजिनरी। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। समझे? अगर एग्जिस्ट होते तो ये रियल नंबर नहीं कहलाते, इमेजिनरी क्यों कहलाते बेचारे? इन्होंने ऐसा क्या पाप किया है? अगर इनकी मैथमेटिकल वैल्यू एग्जिस्ट करती तो ये इमेजिनरी नंबर क्यों कहलाते, रियल नंबर नहीं कहलाते? आई होप यू आर अंडरस्टूड कि ये सिंपल कहानी है। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, आयोटा माइनस आयोटा की वैल्यू नहीं है, they have been imagined by somebody. चलिए एनीवे, सो दिस इज, आई होप यू अंडरस्टैंड कि सर अब ये तो समझ में आ गया। सो इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो डेफिनेटली ये ग्रुप होगा। बात सिंपल, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं सर। हाँ यार, क्यूब रूट जिस तरीके से डिफाइन किए वैसे ही हम फोर रूट्स ऑफ यूनिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर दी फोर रूट ऑफ यूनिटी?
four roots of unity are 1 minus 1 iota minus iota. Next definition है the set of four root of unity, that is 1 minus 1 iota minus iota form a finite group of order 4 with respect to multiplication. Please try to understand. Again, we know. What do we know? What is the value of iota square? Iota square is -1. पता है ना? पता है ना? -1. तो बेसिकली दैट्स 1 की क्यूब ही बोला ना मैंने आपको. क्या बोल दिया चिरांतन जी? अगर आप बोल रहे हो x क्यूब -1 x क्यूब -1, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनका क्यूब, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनका क्यूब 1 आता है? यही तो बोला कि ऐसी वैल्यू जिनका स्क्वायर 1 आता है, ऐसी वैल्यू जिनका क्यूब 1 आता है, तो जाना है इक्वेशन में. ठीक है? सर ये समझ में नहीं आया, रूट्स के एडिशन हमेशा 0 होगा, बट हमने -b पढ़ा है. दीपाली जी, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जी रही हो अभी तक. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जी रही हो, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम है. वहां पर कॉफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं. यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ जिसको आप b बोलते हो ना, वो कॉफिशिएंट ऑफ x है. क्वाड्रेटिक आप जब लिखते हो ax² + bx + c, सब अब तुमको यहीं पर मैथमेटिक्स में पीएचडी करनी है. जब आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सीखना नहीं है, तो यहाँ पर जब आप बोलते हो कि सर ax² + bx + c का जो रूट का समेशन होगा दैट विल बी -b/a, बट व्हाट इफ b इटसेल्फ इज 0? व्हाट इफ b इटसेल्फ इज 0? दीपाली, क्वाड्रेटिक की टर्म में बात कर रहे हो ना? तो जब आप -b/a बोल रहे हो तो आप तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक से ही चिपके हुए हो. यहाँ पर तो क्यूब रूट, इसका मतलब एक आपकी इक्वेशन हुई जिसके अंदर डिग्री जो है इक्वेशन की वो 3 है. फोर्थ रूट, इसका मतलब डिग्री ऑफ द इक्वेशन विल बी 4. तो आपकी ए बी सी की डी की सिग्निफिकेंस कहाँ चली गई? समझ में आई कहानी? चलिए आइए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. जब हम क्लोज की बात करते हैं, जब हम क्लोज की बात करते हैं, तो सर अगर हम 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा को किसी भी टाइप से किसी भी ऑर्डर में कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, बिकॉज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो जैसे ही वो आयोटा स्क्वायर पहुंचेगा वो वापस से -1 बन जाएगा और उसके बाद कुछ और बचेगा ही नहीं. ठीक है? वहां पर -1 सॉरी, वहां पर कोई और एलिमेंट बचेगा ही नहीं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा के अलावा. सो नो मैटर इन हाउ मेनी वेज, how many times you multiply 1 -1 iota and minus iota with each other, the value will be 1 among 1 -1 iota and minus iota. Therefore the set will remain closed. ठीक है? Associative, the identity 1 is also present in this set as well. But let's talk about inverse. तो अभी एक कंपोजिशन टेबल बनाई थी, वो वापस से बना लेते हैं. इस बार 4 एलिमेंट्स के लिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस. ठीक है सर? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन ओनली. वैल्यू सर 1 × 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा -1 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा और सिंपली आयोटा. Iota into 1 will be iota, iota into -1 will be minus iota, iota into iota will be iota square,
iota into minus iota will be minus of iota square. This will be minus iota. This will be iota. This will be minus of iota square. Last one will be plus of iota square. अब हमको इनकी वैल्यूज पता है सर. सर ये 1 है विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. ये भी 1 है, ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट. सर ये क्या होगा? माइनस ऑफ -1 विच इज 1 विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. सर दिस विल बी माइनस ऑफ -1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 which is the identity element. Now you know the inverse. Now you know the inverse. So what will be inverse of 1? 1. Inverse of -1. The -1 कहाँ पर? गंदा हो जाएगा इसको, ऐसे ही देख लो बस. Inverse of iota. Where exactly do we get 1? So at minus iota. चलिए, अगर आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा का इनवर्स इज गारंटीड टू बी आयोटा. सो इनवर्स ऑफ minus iota will be iota. What did we know? Inverse exists for every element. ठीक है. सो यूजिंग द कंपोजिशन टेबल, चिरांतन जी आज से मैं एक बार पहले भी बहस कर चुका हूं. आपको मिर्ची लग जाती है, बुरा लग जाता है, फिर आप 10 दिन बाद क्लास में आते हो, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा लो. इसके लिए आप अपने अलग से कोचिंग खोल सकते हो. चलेगा? पहले भी बुरा मान चुके हो तुम. उस दिन भी बहस हुई थी, अगले दिन मैंने फिर सॉल्यूशन दिया, उसके बाद से तुम दिखे नहीं हो. आज दिखे हो. आपको अगर न्यूसेंस क्रिएट करना है, यू कैन डू इट वेरी वेल. काम की चीजें कर लें, या जो नहीं आना है उसी पे काम करोगे और काम वाली चीजें करोगे नहीं. हाँ, okay, so this is the cube root of unity and fourth root of unity. They will always form a group with respect to multiplication. Similarly, if you take any, if it is defined, any nth root of unity or any set of n roots of unity, any set of n root of unity will form a group with respect to multiplication. So you can write it as a note. The set of nth roots of unity will form a finite group of order n with respect to multiplication. Clear? अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो ना तो मुझे उसी दिन बता देना कि नहीं सर हम बहुत पढ़ लिए, तो मैं छोड़ दूंगा.
बट मेरे दिमाग के साथ मत खेला करो, मुझे बहुत तेज गुस्सा आती है या तो नहीं आती है। काम की चीजें चल रही हैं तो पहले काम की चीजें करो। ओके, चलो, दैट्स इट। यहां पर हम लोगों ने वो कोशिश की कि मैंने बोला कि अगर मैं कोई और फाइनाइट ग्रुप्स बनाना चाहता हूं तो पहली चीज तो ये हुई कि या तो हमारे जो रियल नंबर्स हैं उनसे इमेजिनरी नंबर के ऊपर शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। अब दूसरी कहानी ये थी कि अगर मुझे तो नहीं नहीं, मैं तो हाथ धो के पीछे पड़ा हूं कि मुझे तो रियल नंबर्स के ही फाइनाइट ग्रुप चाहिए और उन तीनों के अलावा कुछ और चाहिए। तो मैंने बोला अगर आपको रियल नंबर के ही फाइनाइट ग्रुप चाहिए हैं तो आपको ऑपरेशन बदलने पड़ेंगे। तो हम दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। वन इज नोन एज एडिशन मॉड्यूलो एम, another is known as multiplication modulo m. So basically it's a modulo m operation, nothing more than that. So modulo m operation with respect to addition of two numbers, modulo m operation with respect to multiplication of two numbers. Clear? तो हम दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। इसको तो जाने दो, ये तो हो गया, ऊपर ही हो जाता है मुझसे हमेशा। नोट मेरे दिमाग में पहले ही खिचड़ी पक जाती है और मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड में है क्या। चलिए आइए, एडिशन मॉड्यूलो एम, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो m है ये कोई भी एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर होगा। सो लेट्स अज्यूम लेट m be any fixed let m be any fixed positive integer, ठीक है। कैसे? फॉर any two non-negative integers for any two non-negative integers a comma b, for any two non-negative integers a and b, how do we define the modulo m operation? a modulo m with respect to b। अल्टीमेटली मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सर मॉड्यूलो ऑपरेशन तो समझते हो ना, इसका जो रिजल्ट है इट इज एक्चुअली नथिंग बट ए एंड बी को ऐड करो और इसका मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करो विथ इंटीजर m। ए एंड बी को ऐड करो एंड इसका मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करो विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर m। सो सिंपल सी बात है सर, इसका रिजल्ट आएगा क्या? इसका रिजल्ट आएगा क्या? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। सर सिंपल सी कहानी है, अगर a प्लस बी की वैल्यू m से छोटी हो, अगर a प्लस बी की वैल्यू m से छोटी हो तो इट इज गारंटीड कि m से छोटी नंबर वैल्यू को कभी भी m से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर है वो जिस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो वो खुद ही आएगा। सो कहना है से इट विल बी a प्लस बी, इट विल बी a प्लस बी इफ आपका जो a प्लस बी था वो खुद ही m से छोटा होता, वो खुद ही m से छोटा होता। अदरवाइज इट विल बी r, दैट इज द रिमाइंडर, ठीक है। सो a प्लस बी को m से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो दैट वेयर r इज व्हाट इज रिमाइंडर obtained on dividing a plus b by m, as simple as that। since every power of omega, ज्योति मत दिमाग खराब करो, बंद कर देंगे हम, कटे नहीं भेज पाओगे, है ना। मूड से बाहर आया हूं, वापस पढ़ाने लगा हूं, नहीं तो खत्म कर दूंगा। आओ यहाँ पर। चलो सर, अगर मैं कोई भी दो नंबर ले लूं, लेट्स अज्यूम कि एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, अगर मैं इसका मॉड्यूलो 7 ऑपरेशन परफॉर्म करूं और या मॉड्यूलो 7 ऑपरेशन परफॉर्म करूं, व्हाट विल बी द रिजल्ट? सर 2 and 3 आर 5, 5 इज लेस देन 7, therefore when you divide it by 7 the remainder obtained will be 5। similarly if I have 4 and another number is 5, what will be the remainder? So 4 plus 5 will be 9, if you divide it by 7 the remainder will be 2। so basically addition modulo m will give you the result that you will get, the remainder that you will get। clear?
ज्योति जाकर के पढ़ाई लिखाई करो, चीजें समझ में आएंगी। तुम जो बोल रही हो वो स्टेटमेंट अपने आप में गलत है ना? तो थोड़ा सा देखो बस, और क्या ही बोलूं आपको, मानोगे तो हो नहीं। हाँ, यहाँ पर जस्ट दी ऑपरेशन। तो अगेन लेट, same concept but with respect to multiplication. Let m be any fixed positive integer for any two non-negative integers a and b. How do we define multiplication modulo m operation of a and b? So as I said, it is nothing but simply multiply a and b and then divided by m, whatever is the remainder, that will be your result. So what will it be, sir? क्या होगा अगर आपकी a इंटू बी की वैल्यू ही m से छोटी हो? तो दिस विल बी a इंटू बी ओनली इफ a इंटू बी itself is less than m. Otherwise it will be r, where r is the remainder obtained dividing a into b by m. सर ये एक चीज छूट गई है यहाँ पर, इट इज अदरवाइज। तो अदरवाइज इफ अदरवाइज, चलिए सर कोई भी दो नंबर लेकर के एक बार ऑपरेशन समझा दीजिए। मान लीजिए अगर मेरे पास एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3 और ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, व्हाट विल बी द रिजल्ट? सर 2 3 6, 2 3 6, 6 is less than 7, therefore result will be this. सर अगला है 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7, 5। सर क्या आएगा ये? सर 5 4 are 20, 20 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर विल बी 6। अभी मैं सिर्फ ऑपरेशन डिफाइन किया, अभी हमने सिर्फ ऑपरेशन डिफाइन किया, उसके ऊपर और कोई भी काम नहीं किया। चले डोंट नो, बट आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही करवाऊंगा, प्लान ही इतना था, ज़्यादा आगे जाऊंगा नहीं। तो दैट विल बी ऑल। इनके नोट्स वाला जो पॉइंट है ये कल देखेंगे। ऑपरेशन डिफाइन कर दिए हैं, सम वर्क, सो लेट मी जस्ट फिनिश दैट, दैट विल बी ऑल। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, फाइनाइट ग्रुप हो गए, ये दो टाइप के ऑपरेशन डिफाइन किए हैं। ये कैसे ग्रुप बनाएंगे, कौन से ग्रुप बनाएंगे, इनका डिस्कशन कल करेंगे। किस टाइप के ग्रुप बनाएंगे, कौन से ग्रुप बनाएंगे, ये सारा डिस्कशन कल होगा। दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो फटाफट से 5 मिनट में बता दीजिए, अदरवाइज आई विल वाइंड अप दिस सेशन। If you have any doubt, please let me know within 5 minutes, otherwise I'll wind up this session. Shraddha, I don't know. So is it okay if I do the PYQs after completing whole CS syllabus? No, not at all okay. Not at all okay. बिल्कुल भी नहीं, नहीं हो पाएगा। जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता चला जा रहा है, उस सब्जेक्ट के रिवीजन करो और उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट के रिवीजन। देखो 3 स्टेज में काम होगा।
3 स्टेज में काम होगा। अभी अगर आपका न्यू बैच आपने ज्वाइन किया है या तो पुराने हो, तीनों देख लो। अगर आपने नया बैच ज्वाइन किया है तो पहले थोड़े दिन के लिए होल्ड करो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको अच्छे से समझते जाओ, डेली उसका रिवीजन करो, ताकि सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसका डिवीजन, उसके जो 2 रिवीजन है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब जब दूसरे सब्जेक्ट चालू होंगे तो ये जो सब्जेक्ट रिवाइज हुआ है इसके क्वेश्चंस के पीवाईक्यू लगेंगे। आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो कैसे यूटिलाइज होगा, आपके ये जो सब्जेक्ट के 2 रिवीजन हो गए हैं इसके प्रॉपर मैनर में शांति से बैठ करके पीवाईक्यू लगेंगे। जो 2 रनिंग सब्जेक्ट हैं उनके डेली बेसिस वाले रिवीजन होंगे। ठीक है, जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो जब वो कंप्लीट होगा तो वापस से वो जो डेली बेसिस पे जिनके रिवीजन हो रहे थे उनके पीवाईक्यू अटेम्प्ट होना शुरू होंगे, और जो नए सब्जेक्ट हैं उनके डेली रिवीजन चलेंगे। जो लास्ट रिवाइज हो गया है उसका एक क्विक रिवीजन हमेशा ही एक बार चलता रहेगा। तो 2-2 के स्लॉट में 5 बार में करके आपके 10 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, और वही 5 आपके रिवीजन होंगे आपके सब्जेक्ट के। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो? ओवरऑल मार्क्स विल बी, discrete mathematics plus engineering mathematics will be at least 13 marks, at least दोनों मिलाकर के at least 13 marks, and out of those 13 we can safely say 8 plus marks will be from discrete mathematics. 8 plus marks will be from discrete mathematics. Sir, 1,1 can be a finite group. बेटा 2 एलिमेंट सेट के कैसे ही बनाओगे शिवम जी? ये सेट ही नहीं है शिवम। ऐसी गंदी बातें करोगे तो मेरा सेट पढ़ाने का मतलब ही खत्म है, क्योंकि एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट हो सकते हैं क्या? सिमिलर एलिमेंट हो सकते हैं क्या? सर रिवाइज करता हूं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता। कौशिक जी रिवाइज सही से नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो क्लास में क्वेश्चन किए गए हैं उनको समझने की कोशिश करो, जल्दबाजी मत करो। सर रिकॉर्डेड सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करें कॉलेज के साथ? टाइम इज समथिंग जो आपको, टाइम और कंसिस्टेंसी। अगर आपको ये समझ में आया कि अरे आज टाइम है, आज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद 3 दिन बाद टाइम मिलेगा तो 3 दिन बाद रिकॉर्डिंग वाला पढ़ लूंगा, ऐसे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। यू विल हैव टू अलॉट अ टाइम, यू विल हैव टू अलॉट अ टाइम कि ये 2 घंटे में रिकॉर्डिंग वाले सब्जेक्ट के लिए दूंगा पर डे बेसिस पे, एक कंसिस्टेंसी के साथ, तब जाकर के ही वो कंप्लीट होगा। बेटा 1 एंड 0, लेकिन ऑपरेशन तो आपने बताया ही नहीं। 1 एंड 0 के रिस्पेक्ट में आपने ऑपरेशन तो बताया ही नहीं, कौन सा ऑपरेशन लगाओगे? बट 0 एंड 1 का सेट एडिशन या मल्टीप्लीकेशन में किसी के भी कॉन्टेक्स्ट में ग्रुप नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट इन रियल नंबर। So there is concept of negative infinite in real numbers, because according to complex theory, the circumference of what? नेगेटिव इन्फिनिटी का तो रियल नंबर में कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो वैलिड नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है। आप कोई भी बता दो सर ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, कैन यू ऑलवेज सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम दैट? यस, एंड इट विल बिकम अ न्यू नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड दोस टू इन्फिनिटी आर नॉट इक्वल, दैट्स द प्रॉब्लम। -1 0 1 + 1 कर लो यशवंत जी, एडिशन में आपको 2 मिलेगा, इट विल नॉट बी क्लोज्ड। सर क्वेश्चन को एनालिसिस कैसे करते हैं आंसर आने के बाद? क्वेश्चन को एनालिसिस आंसर आने के बाद नहीं करते, पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। लक्ष्य जी सबसे पहले तो ये समझो। तो डेली क्लास 9 to 5 PM। टाइम तो निकालना पड़ेगा, स्पष्ट होता थोड़ी ना है। सुबह कितनी बजे उठते हो थोड़ा सा मुझे बताओ, तो मैं बताऊं। सुबह 5 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो? नहीं उठते हो तो वो शुरू करो, अपने आप टाइम दिखाई देने लगेगा। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की जो उठने वाली हैबिट है ना, वो थोड़ी सी खराब होती है, उस चक्कर में हमको टाइम दिखाई नहीं देता। रियल नंबर सस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस यू कैन से सो। अंकुर यस। सर पीछे का क्लास कंप्लीट ही नहीं हो पाया है मेरा, क्या ही करेंगे, टाइम नहीं दोगे तो कैसे होगा? जी नहीं साग्निक जी, आप जिसको सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर भी बोल रहे हो, जब वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाता है तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी के अपोजिट एंगल पे होता है, तो डोंट से सो।
तो जी मैंने कल ही बैच किया है, तो जी कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं और कुछ नहीं। जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक कैसे ही समझ में आएगा शशांक? आपको ए टू जी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी चीजों में दिक्कत आ रही है कि सर फंक्शन वाला नहीं हो रहा या ये वाला नहीं हो रहा, तो आप पीछे वाली चीजों के कारण परेशान हो। सर एक और डाउट था, अभी सिर्फ डीएम ही पढ़ के रिवाइज करूं या फिर पुराने सब्जेक्ट भी? थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलो। अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपने अभी ज्वाइन किया है कौशिक, तो मुझे लगता है कि शुरुआत में थोड़ा स्लो चलना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जो शुरुआत में बहुत फास्ट भागता है वो बाद में जाकर के स्लो पड़ जाता है और फिर वो अ, अपने आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगता है। तो शुरुआत में स्लो चलो, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर आप ज्यादा, जब भी आपको ज्यादा टाइम लगे कि हाँ अब मैं कंटिन्यूअसली, जैसे आज अगर आप 3 घंटे मेहनत कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट मंथ से 4 घंटे मेहनत करोगे। 4 घंटे कर रहे हो तो उसके नेक्स्ट मंथ से आपको 5 घंटे मेहनत करना है। तो बाय द टाइम एग्जाम आएगा आप 9-10 घंटे वाली डेली प्रिपरेशन पे पहुंच जाओगे, एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। आज से शुरू करो, एग्जाम वाले टाइम तक आप 8-9 घंटे पर डे डेडिकेटेड स्टडी के लिए निकाल पाओगे। आज अगर 4 घंटे 3 घंटे भी निकाल रहे हो मुझे चलता है, लेकिन मेक श्योर कि हर मंथ 1 घंटे का इंक्रीमेंट हो। ठीक है? नहीं सर लास्ट ईयर भी स्टार्ट किया था। अगर लास्ट ईयर स्टार्ट किया था तो फिर ये वाली बात करना कि कुछ तो पूछा था आपने क्वेश्चन, क्या पूछा? पुराने का भी साथ में रिवीजन करो। अगर आप पहले कर चुके हो तो पुराने का भी साथ में रिवीजन करोगे। सर बचपन के कौन से पढ़ूं कि? प्रथमेश प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी सिर्फ उतना ही फोकस करो जो गेट के लिए जरूरी है। मैंने आपको एक तो पीएनसी वाला कॉन्सेप्ट बताया है, वो कर लो। बहुत सारे लोग फंक्शन को जाकर के कल मुझे मैसेज करने लगे, फंक्शन भाई फंक्शन सीधे सीधे बहुत सारी जगह का पार्ट नहीं बनेगा, वो रेगुलर रूटीन नहीं है कि उसकी आपको जरूरत पड़े। तो फंक्शन को आपको जाकर के पिछले पुराने पाप धोने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया है उतना भी सफिशिएंट है। थोड़ा बहुत टाइम दे पाओ तो ठीक है, बट अदरवाइज सिर्फ वो सिर्फ जो मैंने आपको काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया है उसके ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है जिसमें ज्यादा मेहनत लगेगी? देखो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको क्या हार्ड लगता है, बट ओवरऑल मैंने जो देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में परेशानी आती है वो सीओ है। मेरे हिसाब से वो बहुत ही लवली सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन वो पता नहीं क्यों बच्चा उसको कोरिलेट नहीं कर पाता, वो मशीन की तरफ सोचता नहीं है। जब आप मशीन की तरफ सोचोगे तो वो आसान लगेगा, बट हाँ जनरली 85 to 90% स्टूडेंट विल से कि हाँ सर सीओ टफ है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, श्रुति जी पीएमसी क्लियर हो गया तो अब जो रेगुलर गेट के सब्जेक्ट है उन्हीं के ऊपर काम कर लेते हैं। बट अगर पीएनसी क्लियर हो गया है तो मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आपने पीएनसी पाप धोने के लिए क्लियर किया है तो थोड़ा 1 आध महीने उसके साथ रूटीन में रहिए, रोज 4-5 क्वेश्चन कॉल सॉल्व कीजिए। तो लाइव लेक्चर के कारण कॉलेज की पढ़ाई नहीं हो पा रही, यूनिवर्सिटी के एग्जाम के वक्त। हेमराज, दिस आर दी चैलेंजेस जो आप नहीं हर बच्चा फेस करता है, आप अलग से नहीं आए हो, है ना? तो आप टाइम मैनेजमेंट अपना थोड़ा सा इंप्रूव करो। तो नेक्स्ट चैप्टर कब से शुरू होगा? 2 to 3 days। इसका मतलब सिर्फ क्लास 2 to 3 days के अंदर नेक्स्ट होगा। क्या गया? सीओए इजी ही है उत्सव, मैं आपसे कहा ना। इसका मतलब सिर्फ इसका मतलब सिर्फ क्लासेस पे, ये प्रथमेश कौन है? सिर्फ क्लासेस पे ही ध्यान दो। इसने क्या पूछा था? पुराने वाले पाप के लिए पूछा था। हाँ, क्लास पे ध्यान दो भाई प्रथमेश। हाउ टू मैनेज कॉलेज एज वेल एज टाइम 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 मैनेजमेंट की बात हो रही है हमराज। हाउ टू मैनेज नहीं, हाउ टू sacrifice your other things for the preparation of gate exam. That's what you need to look at. Don't have PYQ boot right now. Na baba, Anisha, PYQ is very important. Abhishek ji, it's not only about those, you must feel good in all 10 subjects. ठीक है, बट हाँ अगर आपको ओएस सीओए, मैं आपको पहले ही बता दूं, ओएस सीओए के साथ ये लगता है कि आपको पढ़ाई करते टाइम वो अच्छा लगेगा। मैं आपसे जिन्यूनली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के ऊपर जाकर के काम करना शुरू करो। ओएस एंड सीओए में क्वेश्चन को पूछने की जो लैंग्वेज है वो बच्चों को परेशान करती है। इट्स नॉट दी कॉन्सेप्ट, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है सबको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनको गदर कर पा रहे हो या नहीं। ओएस के अंदर आप सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चंस ढंग से एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं,
जहां पर थोड़ा सा ट्रिकी पेजिंग वाला क्वेश्चन है, आप उसको एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं। जब सीओए के अंदर जाते हो तो आपको एएलयू वाला क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा है या नहीं, वहां पर आप उस चीज को समझ पा रहे हो नहीं कि कंट्रोल सिग्नल्स, माइक्रो ऑपरेशंस, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, वो कभी किस लैंग्वेज में पूछता है, कभी किस लैंग्वेज में पूछता है, ये सारी चीजें हैं, बाकी और कोई चीजें नहीं है सर। क्वेश्चन सॉल्व करने में 3-4 मिनट लग जाते हैं, चीजें लगने दो, मैं तो बोल रहा हूँ 15 मिनट भी लगते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको क्वेश्चन ढंग से समझ के करना है, बस इतनी सी कहानी है। जिन क्वेश्चंस में टाइम लग रहे हैं वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं, इट्स परफेक्टली फाइन अगर क्वेश्चन में टाइम लगता है तो। सर अभी मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो मैं डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा, तुम्हारी मर्जी किरण जी, बाद में आप उसको कोप कर पाओगी या नहीं ये आपको डिसाइड करना है। हाँ कोई बात। टीओसी और डिस्क्रीट में डर लग रहा है। टीओसी तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई। टीओसी, डीबीएमएस, कंपाइलर डिजाइन, यही तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिनके अंदर पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। अगर आपने एक बार इनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल बना लिया, यू विल ऑलवेज गेट 100% मार्क्स। हाँ जी बिल्कुल है, सब ग्रुप सिलेबस में हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है मधुसूदन जी, हर साल क्वेश्चन आता है। देयर इज नो ईयर कि उसका क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है अंकुर, बता दो वैल्यू, मुझे भी बता दो, मुझे भी बता दो ओमेगा की वैल्यू। सर क्या डीए के लिए भी डिस्क्रीट हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, डीए के लिए जरूरी नहीं है। फिर से आप आयोटा लेकर के आ गए। अंकुर वैल्यू तो इमेजिनरी में ही जा रही है ना, वो जो आयोटा लिखा हुआ है उसी की वैल्यू बता दो। वो जो आयोटा लिखा हुआ है अंकुर, उसी की वैल्यू बता दो। हाँ, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन नहीं हो सकता, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। उसकी जिसकी वैल्यू ही पता नहीं है, ऐसी किसी चीज के टर्म में आंसर देना, इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं मालूम है। समझ रहे हो मेरी बात अंकुर? नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पुनीत सर पढ़ा रहे होंगे और बहुत अच्छा है, मजा आएगा आपको। चलो, दैट्स इट, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और डाउट है तो बताओ। अंकुर समझो वो वैल्यू नहीं है, वो अपने आप में इमेजिनरी है, जिसमें आपको एक आयोटा मिल गया, उसी की वैल्यू पता नहीं है तो कहाँ, उसको मत बोलो कि सर वो वैल्यू है। बच्चे वरना बोलने लगेंगे सर अभी तो आप बोले थे कि नहीं एग्जिस्ट करती। यार देखो, हार्ड हर वो सब्जेक्ट है जिसको आप टाइम नहीं दोगे, हर वो सब्जेक्ट जिसको आप सही अमाउंट ऑफ टाइम विथ राइट स्ट्रेटेजी, राइट कंसंट्रेशन दोगे, वो इजी हो जाएगा। मेरी बात समझो, हर चीज आसान नहीं लगेगी, शुरुआत में चीजें टफ लगती हैं, लेकिन अपने आप का मन थोड़ा सा स्ट्रांग करो कि मुझे तो चीजें सीखना ही सीखना है। अगर आप जो चीज आपको टफ लग रही है उसको सही टाइम, सही एफर्ट्स दोगे तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने कई बार बच्चों को देखा है जिससे डर लगता था वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है, और उसका रीजन सेम है कि उन्होंने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है। तो सब्जेक्ट से मत डरो, क्या हार्ड है क्या आसान, इससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपको सारे के सारे 10 सब्जेक्ट में इक्वली कंफर्टेबल होना है। आपकी लड़ाई ही ये होनी चाहिए कि मुझको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, मुझे सारे 10 सब्जेक्ट के साथ अपने आप को कंफर्टेबल बनाना है। दैट्स इट। जी बिल्कुल, वो तो होगा ही। विपुल जी डीए के लिए वो सारे हैं, लेकिन वो डिस्क्रीट का पार्ट नहीं है ना। कोई बात नहीं ज्योति, मैं बोल रहा हूँ ना, आप रोज आ रहे हो, मैं आपसे पहले भी बोल रहा हूँ, सबसे पहले रिवीजन 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 क्वेश्चन के सेशंस में लूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि आप कहाँ गलत हो, लेकिन अभी तो रिवीजन करते रहो, अभी तो रिवीजन करते रहो। अभी तो शायद मैंने आपको इतना पढ़ाया भी नहीं जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी आए, तो अभी आप थोड़ा सा शांति रखो। तो शशांक, सेल्फ स्टडी के वक्त टाइम लगना मतलब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, बस प्रॉब्लम ये है, उस दिमाग को क्लियर कर। ठीक है, चलो भाई, मैंने शायद किसी रीजन से क्लास 10 मिनट पहले छोड़ी थी, तो मुझे चले जाने दो। आई होप यू वोंट माइंड, है ना? I'll see, take other doubts after tomorrow's class. So if you are able to complete 3 subjects in 1 month, देखो भाई 3 नहीं, आप 30 कर लो या तो फिर एक कर लो। अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो तो एक भी सफिशिएंट है, अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से 30 भी कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं।
तो डोंट काउंट दी नंबर्स। आप लोगों के साथ क्या परेशानी है यार? आप ये नंबर में क्यों फंस के रह जाते हो कि इतना हो गया उतना हो गया? जितना हो गया क्या वो अच्छे से हुआ, वो जरूरी है। जितना हुआ क्या वो अच्छे से हुआ, ये जरूरी है, ना कि कितना हो गया। सारा पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन एक नहीं बन रहा सर, तो फिर क्या ही फायदा है? सारा पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन एक नहीं बन रहा, तो फिर रहने दो ना प्रिपरेशन, फिर क्या ही फायदा है? तो नंबर्स के ऊपर मत जाओ, क्वालिटी के ऊपर जाओ। टाइम लगे लगने दो, लेकिन टाइम वेस्ट ना कहलाए। एक महीना लगा दिया, पता चला 3 सब्जेक्ट में क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है, इसका मतलब एक महीना वेस्ट हो गया। ठीक है, तो डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि इतना हो गया उतना हो गया। एंड डोंट, लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है यार कि मेरे 5 हो गए, तेरे 3 ही हुए, अरे तेरे 7 हो गए। वो 7 वाले से भी नहीं डरना है, वो 3 वाले की चिंता भी नहीं करनी है। अपने जो 5 हुए हैं उसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस कहानी इतनी सी है। 7 वाले से डरो मत, 3 वाले की चिंता मत करो, अपने 5 के ऊपर भरोसा करो, उस लायक सब्जेक्ट करो कि उनके ऊपर भरोसा हो। थैंक यू वेरी मच।